गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम हमारे शेयर कैपिटल और डिवेंचर वाले चैप्टर का एक ऐसा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो दोनों में कॉमन है। हम आपको दोनों एक साथ समझा रहे हैं कि आपका समय भी बचे और परफेक्शन भी आ जाए। वो है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब कोई कंपनी अपने शेयर और डिवेंचर तो इशू करती है पर उसके बदले में उसको पैसा नहीं मिलता है। तो उसमें देखते हैं, सबसे पहले है इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू प्रमोटर्स। कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए या तो शेयर्स या डिवेंचर इशू करती है, तो वो पैसा नहीं लेते हैं, सर्विसेज तो देते हैं पर पैसा नहीं लेते, पैसे के बदले में शेयर्स या डिवेंचर्स लेते हैं। तब हम क्या एंट्री करते हैं, प्रमोशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट, और वापस जब उन्हें डिस्चार्ज करते हैं, प्रमोटर्स क्रेडिट हुए मींस हमारी लायबिलिटी क्रिएट हुई, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू। शेयर्स वाले चैप्टर की बात करें तो उन्हें शेयर कैपिटल दे देंगे। डिवेंचर अगर क्वेश्चन में लिखा है तो उन्हें डिवेंचर देंगे। ये दोनों वैसे तो अलग अलग है पर हम एक साथ समझ रहे हैं क्योंकि सेम एंट्री है इसलिए। इसी तरीके से अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स कौन होते हैं पहले ये समझ लें। अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स जब कंपनी इश्यू करती है तो कंपनी को इस बात का थोड़ा सा भय रहता है कि हमारे सारे शेयर्स या सारे डिवेंचर्स फुल सब्सक्राइब्ड होंगे या नहीं होंगे। अगर फुल सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो कंपनी को थोड़ा टेंशन होता है, थोड़ी चिंता होती है। हमारी इस चिंता को कम करने के लिए अंडरराइटर्स बैठे हुए हैं। वो कहते हैं कि आपकी कंपनी के सारे डिवेंचर्स या शेयर्स सब्सक्राइब्ड होंगे, इस बात की हम गारंटी लेंगे। इसके बदले में वो हमसे कमीशन लेते हैं या सर्विस चार्जेस लेते हैं, जिसे हम अंडरराइटर्स कमीशन कहते हैं। जब वो लोग 100% सब्सक्रिप्शन दिला देते हैं तब तो वो अपना रेम्यूनरेशन कैश में लेते हैं, पर अगर कुछ शेयर्स या डिवेंचर बच जाते हैं तो कंपनी उन्हें उनके कमीशन के रूप में उन शेयर्स या डिवेंचर्स में से ही इश्यू कर देती है। तब हम एंट्री करते हैं अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट और अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर। जैसी भी सिचुएशन होगी, क्वेश्चन जैसा भी कहेगा वो इश्यू कर देंगे। क्योंकि प्रमोशन एक्सपेंसेस एंड अंडरराइटर्स कमीशन हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसलिए हम इसे ट्रांसफर कर देते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट करके प्रमोशन एक्सपेंसेस और अंडरराइटर्स कमीशन को क्रेडिट कर देते हैं, तो इन्हें P&L में ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक और कंडीशन ऐसी है जब कंपनी शेयर इशू तो करती है, डिवेंचर इशू तो करती है, पर उसके बदले में उसे पैसा नहीं मिलता है। वो सिचुएशन है इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स टू वेंडर। क्या होता है पहले इसे समझ लो। एक कंपनी है आर कंपनी, ये हमारी कंपनी है। एक कंपनी है एस कंपनी, ये कोई एक दूसरी कंपनी है। इस कंपनी से हमने कोई मशीन परचेज की या इस कंपनी का पूरा बिजनेस ही परचेज कर लिया हमने। इस कंपनी का पूरा बिजनेस हमने परचेज कर लिया। अगर केवल मशीन परचेज करते हैं तो हमारे पास एक मशीन आएगी, और पूरा बिजनेस परचेज करते हैं तो बहुत सारी मशीन आएगी, बहुत सारी असेट्स आएगी। उसे हम सन्ड्री असेट्स के नाम से कहते हैं। और न केवल असेट्स आएगी बल्कि सन्ड्री असेट्स के साथ साथ सन्ड्री लायबिलिटीज भी आएगी, क्योंकि जब बिजनेस परचेज कर रहे हो तो असेट्स भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी। ऐसी सिचुएशन में हम क्या एंट्री करेंगे ये समझना है। जो कंपनी बेच रही है अपने आप को या अपने असेट्स को, उसे हम वेंडर कंपनी कहते हैं, और हम खरीदने वाले हैं। जब इस कंपनी की एसेट्स को खरीदेंगे तो बदले में हमें इसे पेमेंट तो देना पड़ेगा, पर वो पेमेंट कैश में नहीं होते हुए इन फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल या
डिबेंचर होंगे। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, अब हम समझते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए हमें क्या करना है। हम जो भी मशीन खरीदते हैं या असेट्स खरीदते हैं उसके लिए लिखते हैं सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। अब प्रश्न ये आता है कि असेट्स ज्यादा है लायबिलिटी कम है, तो जो डिफरेंस का अमाउंट होता है उसे हम वेंडर्स के अकाउंट में डाल देते हैं, वेंडर्स अकाउंट। वेंडर कौन है, जिससे हम असेट्स परचेस कर रहे हैं। पर क्या हर बार ऐसा होता है, क्वेश्चन में कोई सूचना नहीं हो तो मैं क्वेश्चन बना लेता हूं कि सपोज हमने 2,50,000 की सारी असेट्स परचेस की और 30,000 हमने सन्ड्री लायबिलिटी परचेस की, तो इसे कहते हैं हम असेट्स माइनस लायबिलिटी मींस नेट असेट्स। जब हमारी टोटल असेट्स है 2,50,000 और उसमें से हम टोटल लायबिलिटी अगर माइनस कर देते हैं 30,000, तो ये कहलाता है आपका नेट असेट्स। और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया हो तो आपको ये मान करके चलना है कि हम वेंडर को यही नेट असेट्स का पेमेंट करेंगे, मींस यही हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाता है। इट मींस व्हेन परचेज कंसिडरेशन एंड नेट असेट्स आर इक्वल, यही परचेज कंसिडरेशन है और यही नेट असेट्स है। जब ये दोनों इक्वल होते हैं तो ना तो हम कोई ज्यादा पैसा दे रहे हैं ना कोई हम कम पैसा ले रहे हैं, इसलिए देयर इज नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व। यहां कोई गुडविल नहीं है और कोई कैपिटल रिजर्व नहीं है। अगर हम ज्यादा पैसा देते हैं तो क्या होगा, एक एक करके मैं दोनों कंडीशन बता रहा हूं आपको, समझिएगा कि परचेज कंसिडरेशन अगर क्वेश्चन में दिया है और नेट असेट्स हमारा अभी 2,20,000 आता है। जब हम 2,20,000 ही दे रहे हैं सामने वाले को, दोनों बराबर है, तब तो ये एंट्री ठीक है हमारी। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि हम उसे 2 लाख रुपए दे रहे हैं, इस वेंडर की जगह 2 लाख रुपए ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने उसकी असेट्स तो 2,20,000 रुपए की परचेज की और आप पैसा दे रहे हैं उसे कितना, कम। When purchase consideration is less than net assets, at that time capital reserve, ये आपका एक बैलेंसिंग फिगर बनकर के आएगा, वो होगा डिफरेंस का अमाउंट। कितना डिफरेंस है नेट असेट्स और परचेज कंसिडरेशन में, 20,000 का। ये 20,000 हमने लिख दिया, दोनों साइड का टोटल इक्वल और हमारी एंट्री का। ये हमारे लिए फायदा है कि हम असेट्स ज्यादा की खरीदते हैं और पैसा कम देते हैं। एक दूसरी सिचुएशन देखो, ये कब होगा, जब गिवन होगा इसी पीसी की जगह परचेज कंसिडरेशन हमको 2,40,000 रुपए दिया होता तो क्या होता, तब हम यहां 2,40 लिखते, तब हमारा ये कैपिटल रिजर्व तो नहीं आता, इसकी जगह क्या आ जाता, गुडविल अकाउंट डेबिट। वो कितना हो जाता, 2,40 और 30 2,70 और इधर 2,50, यानी कि 20,000 रुपए हमारा गुडविल बन जाता है। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अगर असेट्स माइनस लायबिलिटी विल बी इक्वल टू नेट असेट्स, और नेट असेट्स के बराबर ही अगर हमारा पीसी होता है, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन भी 2,20 है और नेट असेट्स भी 2,20 है, तब नो गुडविल एंड नो कैपिटल रिजर्व। जब हमारा परचेज कंसिडरेशन कम है और असेट्स ज्यादा है तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है, और जब हमारा परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है और नेट असेट्स कम है, मींस 2,40,000 रुपए पीसी है हमारा,
तब क्या हो जाएगा, गुडविल निकल करके आएगा, तब आपको ये एंट्री करनी है। अभी वेंडर अकाउंट हमारे यहां है, मैं अभी दोनों सिचुएशन में से हटा करके इसको सिंपल सिचुएशन बनाता हूं पहले, और यहां वापस 220 लिख देता हूं एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह, और अब आगे बढ़ाता हूं कि इस कंडीशन में अगर हम हैं तो इस वेंडर के अकाउंट को डिस्चार्ज करना है, और डिस्चार्ज भी कैसे करना है, पैसा नहीं देना है, हम या तो इसे शेयर्स देंगे या इसे डिबेंचर्स देंगे। तब क्या एंट्री होगी, देखिए वेंडर्स अकाउंट डेबिट 2,20,000। अगर आप इसे शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप इसे डिबेंचर दे रहे हैं तो डिबेंचर जो भी 9% 10% है वो लिखेंगे, और इक्वल दे रहे हैं। इस शेयर्स कैपिटल को भी तो आप इसे प्रीमियम पर दे सकते थे, डिबेंचर को भी आप इसे प्रीमियम या डिस्काउंट पर दे सकते थे, लेकिन हम इनिशियल लेवल में ये मान करके चल रहे हैं कि नो प्रीमियम एंड नो डिस्काउंट। शेयर्स में तो डिस्काउंट हो नहीं सकता है, पर प्रीमियम तो हो सकता है। नो प्रीमियम एंड नो डिस्काउंट है, तब होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिबेंचर। ये जो डिबेंचर आप इश्यू कर रहे हैं, इस पर इस बंदे को यानी कि वेंडर कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसे बिना कंसिडरेशन के दे रहे हैं, बदले में आपने असेट्स या बिजनेस परचेज किया है, अगर आप उसे कैश देते तो वो इसे कहीं इन्वेस्ट करता, मींस इस पर इंटरेस्ट तो उसको मिलना ही है। अब देखो कि यही डिस्काउंट और प्रीमियम वाला केस होता तो क्या होता। ये तो हो गया 8 पार वाला कि वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू डिबेंचर 220 से 220 इक्वल। तो मुझे 8 पार वाला केस, हम बदले में इसे 10 रुपए वाले शेयर्स दे रहे हैं, तो नंबर अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू द वेंडर्स। तो इन केस ऑफ 8 पार मैं यहां लिखता हूं, 8 पार के केस में 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10 मींस 22,000 शेयर्स आर डिवेंचर्स इश्यूड टू द वेंडर। 22,000, शायद यहां से नीचे विजन नहीं होगा, पर 220 आप ये 22,000 आपको दिख रहा होगा, है ना। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 10 दैट विल बी इक्वल टू 22,000। ये आपको शेयर्स देंगे तो 22,000 देंगे, डिवेंचर्स देंगे तो 22,000 देंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्काउंट %10 डिस्काउंट है, ये भी हमने मान लिया, तो क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स। पर अभी मैं शेयर्स की बात नहीं करूंगा क्योंकि शेयर्स डिस्काउंट पर नहीं होते, इसलिए मैंने स्पेशली डिवेंचर लिखा है, यहां शेयर्स और डिवेंचर्स दोनों लिखा था। 2,20,000 डिवाइडेड बाय रेट माइनस डिस्काउंट। तो हम अगर इसे और मैं 20 रुपए कर लेता हूं, 20% कर लेता हूं, 2 रुपए, तो हमारा एक डिवेंचर 8 रुपए का हो जाता है। अगर 2,20,000 को हम 8 रुपए से डिवाइड करते हैं तो ये अमाउंट कितना आएगा आपका, जरा देखना, 27,500। हम आपको 27,500 डिवेंचर्स देंगे, ओके, इन केस ऑफ डिस्काउंट। अब इन केस ऑफ प्रीमियम की बात अगर करें तो यहां एक चीज और नई सीखने को मिलेगी आपको, वो है फ्रैक्शन शेयर्स क्या होता है। अगर मैं 2,20,000 को यहां पर भी मैं 20% प्रीमियम बोल दूं तो 10 रुपए का एक शेयर है, और 20% मींस 10 रुपए वाला शेयर्स 12 रुपए में जाएगा। तब नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स दोनों लिखूंगा मैं क्योंकि प्रीमियम दोनों पर हो सकता है। 2,20,000 डिवाइडेड बाय 12। ये एक अच्छा पॉइंट है, यहां हमको ये सीखने को मिल रहा है कि फ्रैक्शन में अमाउंट आता है।
इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 18,330.33333333 ऐसा चलता जाता है। अब देखिए, क्या आप 0.3 शेयर्स फ्रैक्शन में इशू कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आपको राउंड फिगर में शेयर्स या डिवेंचर्स ले लेना है। मींस 18,333 इनटू जो आपका वैल्यू है शेयर्स का वो इनटू कर दीजिए, और बाकी जो बचेगा वो पैसा हम कैश दे देंगे। तो हम 18,333 को अगर 12 से डिवाइड इनटू करते हैं तो ये 2,19,996 होता है, जबकि हमको चाहिए 2,20,000 जो कि 4 रुपए कम है। तो ये 4 रुपए हम इसे कैश में देंगे। इसी को हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का पेमेंट कैश में कर दो और बाकी डिवेंचर्स में या शेयर्स में कर दो। तो इस तरीके से हम वेंडर को डिस्चार्ज करने के लिए जो शेयर या डिवेंचर इशू करते हैं, मैं फिर बता दूं, मैंने दोनों चीजें एक साथ समझाई है। आप शेयर्स और डिवेंचर में इनको अलग अलग पढ़ेंगे पर बातें पूरी सेम है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। जब भी क्वेश्चन बनता है तो एग्जामिनर को एक मौका ये मिल जाता है कि वो अपने एक सिंपल क्वेश्चन में इस टेस्ट को भी डाल देता है ताकि दोनों चीजें कवर हो जाती है। तो 4 चीजें कुल थी। बहुत छोटा सा पॉइंट था कि प्रमोटर्स को शेयर्स दिए जा रहे हैं तो उनकी सर्विसेज के बदले तो उन्हें डिवेंचर्स या शेयर्स इश्यू किए जा सकते हैं। अंडरराइटर्स को उनकी सर्विसेज के बदले में दिया जा रहा है तो वो शेयर्स और कैप। इसमें भी प्रीमियम और डिस्काउंट वाले केस हो सकते हैं पर अपने बुक में नहीं है। यहाँ प्रमोशन एक्सपेंसेस और अंडरराइटिंग कमीशन को हमने P&L में ट्रांसफर कर दिया है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट फिर से देखिए, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स टू वेंडर्स। अगर आप किसी कंपनी की कोई असेट्स या किसी कंपनी को परचेस कर रहे हैं तो उसकी बहुत सारी असेट्स लेकर के आते हैं। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट जो भी रेट लिखा है, और सन्ड्री लायबिलिटी यहाँ 250 का असेट्स है और 30 की लायबिलिटी है, इसलिए नॉर्मल केस में 220 का क्या बन के आ रहा है, परचेज कंसिडरेशन वेंडर। हमने वेंडर में डाल दिया और वेंडर को डेबिट करके शेयर कैपिटल लिख दिया। अब जब हम इस एंट्री में वेंडर को डिस्चार्ज करते समय पहले एक और ये भी समझ लो कि हमारा परचेज कंसिडरेशन अगर ज्यादा है 220 से तो क्या निकल करके आएगा, गुडविल। और अगर परचेज कंसिडरेशन हमारा नेट असेट से कम है तो कैपिटल रिजर्व आता है। इस वेंडर को जब आप डिस्चार्ज करने जा रहे हैं तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या डिवेंचर। अगर शेयर कैपिटल का या डिवेंचर का केस है और आप इसे ये शेयर कैपिटल और डिवेंचर सिक्योरिटी प्रीमियम पर दे रहे हैं तब तो यहां भी सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा। और प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकलेगा, तो ये जो 18,333 है इसमें हमने 12 रुपए लिए हैं कि इसमें 2 रुपए प्रीमियम है और बाकी क्या है, फेस वैल्यू है। और डिस्काउंट की अगर बात करें डिवेंचर के केस में, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स की बात करें तो डिस्काउंट कैसे निकल करके आएगा, ये जो नंबर ऑफ डिवेंचर से इंटू 2 करेंगे तो हमारा डिस्काउंट निकल करके आएगा। यदि ये बात नहीं समझ में आती है तो हम इसको एक फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। वो फॉर्मूला देखो जो आपने पहले भी देखा है, मैं यहाँ लिख देता हूं, एक फॉर्मूले से भी हमको समझ आ जाएगा। यदि मैं सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करता हूं तो जो हमारा वेंडर का अमाउंट है या परचेज कंसिडरेशन है इनटू रेट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अपॉन 100 प्लस रेट आ जाएगा। और यदि यही बात डिवेंचर के केस में डिस्काउंट की है तो पीसी परचेज कंसिडरेशन इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट अपॉन 100 माइनस रेट आ जाएगा। इससे डिस्काउंट का अमाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट भी आप निकाल सकते थे। तो ये थी हमारी आज की बात, जिसमें मैं एक आध पॉइंट और जोड़ना चाहता हूं। ये जो अदर देन कैश कंसिडरेशन आप जितने भी शेयर्स इशू करते हैं ये सब हमारे अथोराइज कैपिटल का ही पार्ट है। इसकी वजह से हमारी इशूड कैपिटल अथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती है, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकती है। इस तरीके से अदर देन कैश कंसिडरेशन में जो डिवेंचर्स इशू किए जाते हैं
इस पर कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसको आपको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ करने का पावर है, इसे हम सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हैं। और फ्रैक्शन शेयर्स की बात हमने की। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे वेंडर को 2,20,000 देना है, हमने 20,000 कैश में दे दिया, तब आप ये भी लिख सकते हैं कि वेंडर अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू कैश 20,000। उसके बाद 2 लाख के लिए हम ये कर रहे हैं, तो 2 लाख रुपीस की शेयर्स और डिवेंचर्स के लिए ये सारी प्रोसीजर हो सकती है। बस यही कुछ बातें थी जो इस पार्ट में हमें आपसे करना थी। इस बात इसको हम यहीं एंड करते हैं। आप जब आपको नहीं समझ में आए इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें। ओके, थैंक यू दोस्तों।